हेलो, मेरा नाम आशुतोष निराला है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के बारे में। जैसा कि आप यहां पे लिखा हुआ देख सकते हैं, जिसको शॉर्टकट में आरबीडी भी बोला जाता है। इसी को बहुत सारे लोग रोटेशनल मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो नाम से नहीं घबराना है, नाम अलग अलग हो सकता है पर सबका काम एक ही है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं रिजिड बॉडी के बारे में, क्योंकि हमको अगर रिजिड बॉडी डायनेमिक्स चैप्टर को समझना है तो रिजिड बॉडी को समझना ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रिजिड बॉडी, और हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो रिजिड बॉडी कब होगा। अब चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको समझने से पहले चलिए इसकी थोड़ी बहुत जो भी इसकी डेफिनीशन होती है उसको देख लेते हैं, ताकि हम लोग उस डेफिनीशन के बाद उसको एग्जाम्पल और डायग्राम के थ्रू समझने में आसानी हो। ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रिजिड बॉडी if separation between any two point inside object is constant during motion। इसका क्या मतलब हुआ? तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको समझने के लिए एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो चलिए हम लोग के पास एक ऑब्जेक्ट है जो इस शेप में है, ठीक है। अब ये अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इस पर हम कोई भी दो या तीन पॉइंट कितना भी चाहे ले सकते हैं पॉइंट। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर 2 पॉइंट लेते हैं। अभी हम लोग को नहीं पता कि ये रिजिड बॉडी होगा भी या नहीं होगा, यही हम लोग चेक करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग 2 पॉइंट लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट का 1 नाम देते हैं और सेकंड पॉइंट को 2 नाम देते हैं। तो अगर 2 अलग अलग पॉइंट है तो इसके बीच में कुछ सेपरेशन भी होगा, ऑब्वियसली होगा, है ना। तो उस सेपरेशन का नाम डी दे देते हैं, ठीक है। इसको जब हम मोशन करवाते हैं तो जब मोशन करवाएंगे तो ये इसका पोजीशन इस तरह से मोशन करता हुआ चेंज होगा, ठीक है। अगर तो इसका डिफिनीशन यही कहता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम कोई 2 पॉइंट लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे 1 और 2 लिया है, और उस ऑब्जेक्ट को अगर हम मोशन करवाते हैं और मोशन के दौरान यानी ड्यूरिंग मोशन एंड आफ्टर मोशन इस दोनों पॉइंट के बीच का सेपरेशन अगर सेम ही रहता है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं होता है, तब इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग रिजिड बॉडी बोल सकते हैं। क्लियर है? अब इसका कहने का क्या मतलब हुआ? तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये डस्टर है, ठीक है। अब ये डस्टर को हम यहाँ रखे हैं, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट हम लोगों ने लिया था, ठीक है। अब इसको हमने, अब यहाँ पे देखिए डस्टर है तो इसमें कुछ लेंथ होगी, कुछ विड्थ होगी, बिल्कुल होगी। इस पर कोई भी 2 पॉइंट लेंगे, मान लीजिए एक पॉइंट ये लेते हैं, एक पॉइंट ये लेते हैं, तो इसके बीच का कुछ सेपरेशन होगा, बिल्कुल होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से मोशन करवाना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्या ये इस फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन था वो चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा ना। जितना ये विड्थ स्टार्टिंग में था अभी भी उतना ही है और बाद में भी उतना ही रहेगा, ठीक है। मोशन देखिए करवा रहे हैं, ये दोनों, ये चेंज नहीं होगा। यानी क्या हुआ, मोशन के दौरान यानी इसके ना विड्थ चेंज हुआ ना लेंथ, यानी इस पे कोई भी 2 पॉइंट लेते उसके बीच का जो सेपरेशन है वो चेंज नहीं हुआ। तब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो डस्टर है ये क्या है, एक रिजिड बॉडी है, बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहाँ से आई होप कि हम लोग को समझ में आया होगा कि रिजिड बॉडी क्या होता है। सिंपल सा फंडा है, वैसा बॉडी जिसपे अगर कोई भी 2 पॉइंट ले, कोई भी कम्बिनेशन लग सकते हैं, आप 3 पॉइंट भी ले सकते हैं, तो जितने भी सेपरेशन होंगे पॉइंट्स के बीच वो अगर मोशन के दौरान अगर चेंज नहीं होता है तब इस तरह के बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं। अगर हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है तो उसका ओमेगा से क्या रिलेशन, किस टाइप का रिलेशन बनता है। तो चलिए हम लोग, ओमेगा क्या होता है हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था। ओमेगा जो होता है वो एंगुलर वेलोसिटी होता है, ठीक है। और उसका हम लोग फॉर्मूला भी देखे थे, जो डी थीटा अपॉन dt होता था, है ना, या थीटा अपॉन टाइम होता था, यानी किसी टाइम में कितना एंगल कवर हुआ, वही हमारा ओमेगा होता था। तो चलिए हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की अब बात करते हैं। तो हम लोग इसमें इसका डिफिनीशन नहीं देखने वाले हैं। हम लोग अगर कोई ऑब्जेक्ट, जो कि अभी हम लोगों ने पता लगा लिया है कि कौन सा ऑब्जेक्ट रिजिड होगा और कौन सा रिजिड बॉडी नहीं होगा, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रिजिड बॉडी है तो उस केस में हम लोग इस ओमेगा के बारे में अभी हम बात करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है जो वाई शेप का है, वाई शेप मतलब इस टाइप का, कुछ इस टाइप का है, ठीक है, इस टाइप का। अब इसका मान लेते हैं ये जो पॉइंट है वो जहाँ पे मिल रहे हैं तीनों, ये इस तरह से है, ज्वाइंट है सब, ये रिजिड बॉडी है, पहले से ये पता है ये रिजिड है। यानी इस पे कोई भी 2 पॉइंट लेंगे और इसको मोशन करवाएंगे, रोटेशनल मोशन या लीनियर मोशन, किसी भी टाइप का मोशन हो सकता है, ठीक है। तो उसके दोनों पॉइंट के बीच का सेपरेशन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो हमने इसको क्या किया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ ले लेते हैं इस पे, सेकेंड पॉइंट इस पे ले लेते हैं, एंड थर्ड पॉइंट इस वाले एंड पे ले लेते हैं। क्लियर है? अब देखिए t = 0 पे ये है। अब हम क्या करते हैं, इस रिजिड बॉडी को रोटेशनल मोशन देते हैं। कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन। तो हम रोटेशनल मोशन देते हैं तो कोई भी बॉडी अगर रोटेट करता है
तो किसी पॉइंट या किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करेगा, है ना। तो यहाँ पे जो ये बॉडी मान लेते हैं, ये जो है वो ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो जब रोटेट कर रहा है तो कुछ ओमेगा होगी ना, तो मान लेते हैं ये जो हमारी रिजिड बॉडी थी वो ओ पॉइंट के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रही है। अब हमको फाइंड करना है कि ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में 1 का, 2 का एंड 3 का एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। t इक्वल्स टू 0 पे जो ये सिचुएशन है, और चलिए इसको रोटेशनल मोशन जब ये घूम रही है तब t इक्वल्स टू टी टाइम पे बात करते हैं। t इक्वल्स टू किस टाइम पे बात करेंगे, टी डैश। मान लीजिए t इक्वल्स टू कुछ टाइम हो चुका है टी डैश। अब इस सिचुएशन में जब रोटेशनल मोशन कर रहा है तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए ये स्टार्टिंग जो इनिशियल पोजीशन था वो कुछ इस तरह से है। अभी जो हम लोगों ने यहाँ ड्रॉ किया है वही पोजीशन ये है, जो कि 1 है, 2 है एंड 3 है। अब जब कुछ टाइम होगा, अब ये इस तरह से रोटेट कर रही थी तो ये पॉइंट रोटेट होकर यहाँ कहीं चला गया होगा, यानी ये कहीं यहाँ आ गया होगा। इसको 1 डैश नाम दे देते हैं। अब ये जो है वो कुछ टी टाइम बाद इधर रोटेट होकर आ गया होगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे 2 डैश नाम दे देते हैं। अब ये जो है ये कुछ इधर रोटेट हो गया होगा, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं 3 डैश। समझ में आ रहा है, ये टी टाइम बाद की बात हो रही है। तो ध्यान दीजिए ये सब तीनों जो था आपस में फिक्स था, यानी जितना ये रोटेट हुआ होगा इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थीटा मान लेते हैं रोटेट हुआ, तो आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा 2 वाला लाइन था वो कितना रोटेट होगा, थीटा होगा। इसी तरह 3 भी थीटा रोटेट होगा। अब देखिए सेम टाइम यानी t इक्वल्स टू टी डैश जो है वो टी डैश 1, 2, 3 तीनों पॉइंट के लिए सेम है। और यहाँ से हम लोगों ने देखा किस तरह से सभी थीटा भी सेम हो गया। और हम लोग सर्कुलर मोशन से जानते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी, यानी इसी को हम लोग टोटल एंगल कितना कवर हुआ टी टाइम में, तो टी नीचे कर दिया, यानी थीटा अपॉन टी भी होता था ओमेगा। अब इस फॉर्मूले से देखिए और इस डायग्राम से टाइम तो सबके लिए सेम है, सेम टाइम में रोटेट हुआ है और एंगल भी सेम हो गया। तो जब यहाँ से थीटा अगर सेम है और टाइम अगर सेम है तो हम क्या नहीं कह सकते कि जो ओमेगा होगा वो भी सेम होगा, कह सकते हैं। तो अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, अगर हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है, बॉडी रिजिड होना चाहिए, तो किसी पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या होगी, सबकी सेम होगी। यहाँ सबकी मतलब क्या बात हुआ, 1 पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी ओ के रिस्पेक्ट में जितनी होगी उतनी ही होगी 2 पॉइंट की ओ के रिस्पेक्ट में, और उतने ही 3 पॉइंट के भी ओ के रिस्पेक्ट में। इतना तो हम लोगों को अभी तक समझ में आ चुका है कि रिजिड बॉडी क्या है और उसका ओमेगा से क्या रिलेशन है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट जो बात करेंगे वो ये है कि रिजिड बॉडी जब पता चल गया तो अब उसको हम कुछ मोशन दे के देखते हैं, है ना। कभी रोटेट करके देख लेंगे, कभी सीधा लीनियर मोशन करवा के देख लेंगे, और आगे चल के उसको लीनियर रोटेशनल दोनों भी एक साथ करवा के देख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। रिजिड बॉडी जो हमें पता चला है कि हाँ भैया ये तो रिजिड बॉडी है, तो चलो जब पता चल ही गया है तो उसको ट्रांसलेशनल मोशन ट्रांसलेट करके भी देख लेते हैं। इसी को हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन को ही लीनियर मोशन बोला जाता है, 1D में पढ़े होंगे। तो मान लीजिए ये कोई बॉडी है, किस टाइप का बॉडी है, जिस टाइप का अभी हम डिस्कस किए थे, किस टाइप का डिस्कस किए थे, रिजिड बॉडी। और वैसे भी देखिए इस चैप्टर का नाम ही है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, तो इस चैप्टर में जो भी बॉडी होगा ना रिजिड बॉडी होगा, इसमें हम लोग रिजिड बॉडी के अलावा कोई दूसरा बॉडी लाएंगे नहीं। तो ये मान लीजिए रिजिड बॉडी है, ठीक है। इस पर हम क्या करते हैं, ऐसे अभी फिलहाल रखा हुआ था, हमने क्या कुछ इस पर करके देखते हैं ना, कुछ तूफानी करते हैं। तो इसमें सिंपल क्या किया, फोर्स लगा दिया मैंने, तूफानी फोर्स से ही होता है, तो फोर्स लगा दिया। अब जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग जानते हैं अगर किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा, इसमें कुछ एक्सेलरेशन। तो मान लीजिए हम इस पे क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास पे ही देखते हैं। सेंटर ऑफ मास इसलिए क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अगर मोशन का हम लोग अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो बाकी पॉइंट के स्टडी करना आसान हो जाता है। तो हम लोग चलिए सेंटर ऑफ मास को लेके चलते हैं। तो जैसे ही फोर्स F लगा इस बॉडी पे तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना हो गया, ACM। ACM का मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और जैसे ही ACM आ गया तो इसी में कुछ जैसे ही एक्सेलरेशन आया तो V इक्वल्स टू U प्लस AT से वेलोसिटी भी आएगा ना, बिल्कुल आएगा, तो वेलोसिटी भी आ गया। अब चलिए इतना तो हमने तूफानी कर दिया, तो अभी तक नया क्या है, इसमें कुछ नहीं है। अब देखेंगे कि आखिर इसमें नया क्या है, ठीक है। तो हमने फिर से नाम दिया इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 पॉइंट हमने इस पे सेलेक्ट कर लिया। आप चाहे तो कॉर्नर नहीं, बीच में कहीं पे भी
कहीं पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमने कॉर्नर सेलेक्ट कर लिया, ठीक। अब देखिए, अब क्या कहते हैं, ये अगर बॉडी रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी में हम लोगों ने क्या बोला था कि उस बॉडी पे आप कोई भी 2 पॉइंट लो, तो मोशन के दौरान क्या होगा, अगर रिजिड बॉडी मोशन कर रहा है तो ड्यूरिंग मोशन उस दोनों पॉइंट के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होगा अगर बॉडी रिजिड है तो ये तो हमारा रिजिड बॉडी ही है और इसमें रहेगा भी इस चैप्टर में, है ना। तो ये पॉइंट मान लीजिए ये 2 और 3 पॉइंट है और ये जब v वेलोसिटी से मूव कर रहा है आगे की तरफ इस तरह से, ठीक है। ये बेसिकली मूव कैसे हो रहा है, ये हमारा रिजिड बॉडी है, इधर से यहाँ से फोर्स लगा दिया F, तो इसमें एक्सेलरेशन आ गया है जिसको हमने ACM बोल दिया है, इसमें वेलोसिटी आ गया है, ये आ गया। अब ये इस तरह से अब लीनियर मोशन कर रहा है तो सिंपल ये इस तरह से मोशन कर रहा होगा, इस तरह से कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ऐसा मोशन हो रहा है इसमें, इसी को लीनियर मोशन बोलते हैं, सिंपल मोशन होगा। मोशन के दौरान क्या होगा, ये D कभी चेंज नहीं होगा। तो चेंज कब नहीं होगा, तो इसका सीधा मतलब है जब ये चेंज नहीं हो रहा है तो जितना स्पीड से ये 2 आगे जा रहा होगा उतने ही स्पीड से 3 भी आगे जा रहा होगा। ध्यान से देखिए एक बार, अगर मान लीजिए 2 ज़्यादा स्पीड जाता, 3 अगर स्लो थोड़ा होता तो ये D चेंज नहीं हो जाता, ये 2 थोड़ा ज़्यादा आगे चला जाता, ये पीछे ही रह जाता, तो इसमें रस्सी जैसा खिंचाव हो जाता। जितना स्पीड से ये जाएगा उतने ही स्पीड से इसी पॉइंट को भी जाना पड़ेगा। और जब वेलोसिटी सेम आ गया तो ACM इसको भी जाना पड़ेगा, इसको भी आगे ACM सेम जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे ही इस दोनों पॉइंट के लिए है वैसे इस पॉइंट के लिए भी हो सकता है, या फर्स्ट पॉइंट एंड सेंटर ऑफ मास के अबाउट दोनों पॉइंट को भी, किसी भी 2 पॉइंट को ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जितना सेंटर ऑफ मास का था इस पर अगर यहाँ कोई पॉइंट लेते ना, यहाँ अगर कोई पॉइंट लेते उसका भी वेलोसिटी VCM के इक्वल होता और एक्सेलरेशन ACM के ही इक्वल होता, ठीक है। अब चलिए इससे कुछ इक्वेशंस लिखते हैं। अब क्या इक्वेशंस लिखते हैं, तो जैसा कि हम लोगों ने अभी यहाँ पे लिख दिया है उसी को बस लिखेंगे और कुछ ज़्यादा हाईफाई नहीं करने वाले हैं। तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, फादर इज इक्वल्स टू मास, है ना। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम कौन सा एक्सेलरेशन लिखेंगे, ACM। क्यों, क्योंकि इस बॉडी का हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन यही है, ठीक है। अब फोर्स पता चल गया। मोमेंटम हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो बॉडी का मास कितना था, मास बेसिकली इस बॉडी का है जो हमने स्टार्टिंग में नहीं लिखा था। तो मास इंटू वेलोसिटी कितनी है इस बॉडी की, इस रिजिड बॉडी की जो वेलोसिटी है वो VCM के इक्वल है हर एक पॉइंट का, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए, अब ये केवल ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है तो इसके पास कैसी एनर्जी होगी, तो ये मोशन हो रहा है ना, तो इसके पास कैसी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, है ना, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, KE मतलब काइनेटिक एनर्जी, और T लगा दिए तो कैसा काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। तो हाफ m और v कितना है, VCM का स्क्वायर, ये आ गया। काइनेटिक के बाद पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क पावर एनर्जी में हम लोगों ने पढ़ चुका है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिनोट करते थे, U से, ठीक। और ये कितना होता था, mgh। तो यहाँ h किसका लेंगे, तो देखो इस तरह के सेंटर ऑफ मास में इसको भी पढ़ चुके थे, है ना। तो इस तरह के बॉडी में हम लोग क्या करते हैं, जो सेंटर ऑफ मास का हाइट होता है तो इसको हम सेंटर ऑफ मास का ये ग्राउंड लेवल मान लेते हैं, इस लेवल पे हमारा ग्राउंड लेवल है। तो ग्राउंड से कितना ऊपर है, HCM हमारा सेंटर ऑफ मास है। तो ये क्या हो जाएगा, mgh CM, ठीक है। ये चीज़ पता चल चुका है। ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में देख लिया कि हमारा रिजिड बॉडी जब ट्रांसलेशनल मोशन करेगा तो उस केस में कौन कौन से इक्वेशंस आएंगे और वो कैसे लिखा जाएगा। अब चलिए इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब क्या करते हैं, अब सिंपल सीधा फोर्स नहीं लगाएंगे, अब क्या करेंगे, उसको घुमा देंगे। क्या करेंगे, उसको घुमा देंगे। तो अब घुमाने का क्या मतलब है, तो अब सिंपल हम लोग देखने वाले हैं प्योर ट्रांसलेशनल के बाद प्योर रोटेशनल मोशन। यहाँ सबसे पहले चलिए समझ लेते हैं प्योर रोटेशनल मोशन का क्या मतलब है। तो जिस तरह से ट्रांसलेशनल मोशन था, इस तरह से बॉडी था, फोर्स लगाया था, इस तरह से मोशन कर रहा था, ये ट्रांसलेशनल मोशन इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए रोटेशनल मोशन, वो भी प्योर रोटेशनल, केवल रोटेट करेगा, है ना। तो देखिए ये है, और प्योर रोटेशनल का मतलब होता है कि जहाँ है वहीं पे रहेगा, ये ना इधर जाएगा, ना इधर, ना ऊपर, ना नीचे, ठीक है। जहाँ पे है वहीं रहेगा, पर किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये रोटेट करेगा ऐसे। तो ये मान लीजिए ये बॉडी है, इसका क्या मतलब हुआ, रिजिड बॉडी है, क्योंकि हम लोग अभी रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। आखिर एक्सिस ऑफ रोटेशन होता क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होता क्या है, जिसके अबाउट
रोटेट करे। अब देखिए मान लीजिए ये सर्कुलर मोशन है, सॉरी सर्कल है, अब ये सेंटर है और यहाँ पे मान लीजिए सर्कुलर मोशन में पढ़ा था इस तरह से पार्टिकल है और ये इस तरह से वेलोसिटी सर्कुलर मोशन करेगा, इस तरह से करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है यहाँ से ये कितने डिस्टेंस पे था, ये रेडियस के इक्वल। तो ये जो छोटा सा पॉइंट मास जो बॉडी था वो इस सेंटर के जो सेंटर है इसके अबाउट ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मास है वो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो ये पॉइंट है इसलिए हमने बोला इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। लेकिन ये क्या है, ये एक्सिस है, एक्सिस है। अब एक्सिस है तो इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल सकते हैं। जिस एक्सिस के अबाउट कोई बॉडी रोटेट करे उस एक्सिस को हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। ये मान लीजिए ये इसमें फिक्स है, ये गेट है, इसको ऐसे ओपन किए तो ये इस फिंगर के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो इस फिंगर को इसका हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल सकते हैं। अब इसको क्या करते हैं, इस वाले रिजिड बॉडी को ओमेगा से रोटेट करते हैं। तो जितना ओमेगा से रोटेट होता है उसको एक्सिस पे दिखाते हैं, क्योंकि रोटेट एक्सिस के अबाउट ही तो हो रहा होगा, है ना, एक्सिस के अबाउट ही इस तरह से रोटेट हो रहा होगा। अगर ये रिजिड बॉडी रोटेट हो रहा है तो इसके पास कुछ एनर्जी होगी, बिल्कुल होगी, है ना, कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी किसी फॉर्म में। तो ये क्या है, प्योर रोटेट कर रहा है। जब ये प्योर रोटेट करेगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि इसमें मोशन है। कैसा मोशन है, रोटेशनल मोशन, है ना। तो जैसे ही मोशन आया तो इसके पास एनर्जी होगी, और कैसा एनर्जी है, तो रोटेट कर रहा है तो इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो यहाँ ये तो पता चल गया इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अब वो कितना है और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए उसको देखते हैं। इस पर हम लोग क्या करते हैं, इस पर देखिए अब ये रिजिड बॉडी है तो बहुत सारे इन्फाइनाइट पॉइंट की जोड़ के ही बनाया गया होगा। जैसे ये मान लीजिए ये इस तरह से बहुत सारे अगर पॉइंट को ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऐड करें तो इतना बड़ा एक रिजिड बॉडी टाइप का यही बन जाएगा ना, पूरा का पूरा बॉडी। तो पॉइंट से ही मिलके एक तरह से बना हुआ लग रहा है ना, पॉइंट मास की तरह बोल सकते हैं अगर इसका कुछ मास है तो, ठीक है। तो चलिए हमने क्या करा, एक पॉइंट जिस तरह बोला है ना कि पॉइंट से मिलकर बना है, तो एक पॉइंट मास हमने यहाँ माना जिसका मास m1 है, यहाँ एक मैंने दूसरा यहाँ लिया जिसका m2 है, ठीक है, और एक थर्ड पॉइंट लेते हैं जिसका मास m3 है। यहाँ तक क्लियर है, हमने ये लिया है m1 m2 m3 इसी रिजिड बॉडी पे, ठीक है। अब ये देखिए m1 जो है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ डिस्टेंस पे होगा, इसको हमने r1 नाम दे दिया। ये m2 जो है ये भी यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे होगा, r2 नाम दे दिया। और m3 है तो m3 को r3 नाम दे दिया, ठीक। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए अब ये जो रिजिड बॉडी है वो इस तरह से रोटेट हो रहा है। ये रिजिड बॉडी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो बोर्ड पे है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसके अबाउट क्या हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है, समझ में आ रहा है। ये ऐसे रोटेट हो रहा है। अगर ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से अगर इधर से देखें, ठीक है, तो ऐसे रोटेट होते हुए दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। तो ऐसे अगर रोटेट होते हुए दिख रहा है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास हुआ इसके अबाउट ऐसे रोटेट हो रहा है, तो देखिए यहाँ जो हमने फर्स्ट पॉइंट माना है जो कि ऐसे था, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, तो ये ऐसे रोटेट हो रहा है। तो यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट होगा ये देखिए इस तरह के सर्कल में मोशन कर रहा होगा, ध्यान से देखिए कर रहा होगा। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट ली है तो ये ऐसे रोटेट करेगा, तो ये वाला पॉइंट कैसे रोटेट कर रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा। उसी तरह थर्ड पॉइंट यहाँ होगा, ये भी इस तरह से सर्कुलर मोशन करेगा। तो अगर यही है, इसके ऊपर से अगर ऐसे झाँक के ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा, ये m1 इस तरह से सर्कल में इस तरह से मोशन करता हुआ दिखेगा, m2 इस तरह से करता हुआ, m3 इस तरह से करता हुआ। तो चलिए उसको पाथ को ड्रॉ करते हैं, तब हो सकता है अच्छे से और आपको समझ में आ जाए। ये इस तरह से मोशन करेगा, बिल्कुल करेगा, और फिर ये इस तरह से मोशन करेगा, कितने r2 रेडियस में, है ना, और ये r3 रेडियस में इस तरह से कुछ रोटेशनल मोशन इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट करेगा। आप फील कर पा रहे हैं, ऊपर से देखने से ये ऐसा फिर ऐसा, और ये r3 रेडियस में ऐसा रोटेट करेगा। अब देखिए यहाँ ये तो पता चल गया कि हाँ ये रोटेट कर रहा है। जब ये रोटेट कर रहा है किसी सर्कल में तो इसके पास कौन सी वेलोसिटी होगी, हम लोगों ने सर्कल में पढ़ा था कि अगर कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन करता है तो उसके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो ये भी अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है r1 r2 r3 रेडियस में, तो इसके पास भी कुछ ना कुछ टेंजेंशियल वेलोसिटी तो होगी, नहीं हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसके पास मान लेते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी का नाम v1 दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, यानी फर्स्ट पॉइंट जो हमने लिया है उसका।
m1 मास का। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होता है? सर्कुलर मोशन याद करिए, बहुत पुराना पाप है ये तो, लेकिन याद करिए, हो सकता है याद आ जाए। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होता था वो ओमेगा इंटू आर होता था। और ओमेगा देखिए, ये बॉडी अगर ओमेगा से रोटेट हो रहा है तो हमने क्या बात किया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रिजिड बॉडी है, अगर वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो रिजिड बॉडी पे कोई भी पॉइंट लेंगे उसका भी एंगुलर वेलोसिटी कितना होगी? सेम होगा सबका, ठीक है, ओमेगा ही होगा। तो ये अगर ये बॉडी ही पूरा ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो इस पर जितने भी पॉइंट लेंगे वो सब भी ओमेगा से ही रोटेट होगा। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या होती है? ओमेगा इंटू आर। तो पहला वाला पॉइंट का लिख रहे हैं, तो ओमेगा तो सबके लिए ओमेगा होगा, और इसके लिए आर क्या होगा? जो कि रेडियस, कितनी रेडियस में सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो r1 में। इसी तरह v2 के लिए ओमेगा तो इसके लिए भी सबका सेम ही होगा, क्योंकि रिजिड बॉडी में ओमेगा सबका सेम होता है। और रेडियस कितना है? r2 में रोटेट कर रही है, इसके लिए v3 लिखेंगे ओमेगा r3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कि ये कैसे टेंजेंशियल वेलोसिटी लिख दी है। अब चलिए, अब बात हम लोग क्या बात कर रहे थे, इसके पास कैसा एनर्जी है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी होता है स्केलर क्वांटिटी, है ना। काइनेटिक एनर्जी कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। तो इस तीनों पॉइंट का अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो तीनों के काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो हम लोग 3 पॉइंट का ही तो बात कर रहे हैं अभी। तो m1 इंटू v1 का स्क्वायर हो गया फर्स्ट पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी, प्लस हाफ, अभी सिंपल फॉर्मूला लिख रहे हैं, सेकेंड पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी इंटू v2 का स्क्वायर, प्लस थर्ड पार्टिकल का जो थर्ड पॉइंट मास लिया हमने उसका काइनेटिक एनर्जी, हाफ m3v3, सॉरी थर्ड पार्टिकल है, थर्ड मतलब पॉइंट मास है, तो इसका m3v3 का स्क्वायर। यहाँ तक आ गया। अब देखिए, ये सिंपल काइनेटिक एनर्जी था, अभी तक सिंपल वेलोसिटी के टर्म में हमने लिया। अब इसको क्या करते हैं? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी अब रोटेशनल इस तरह से जो टेंजेंशियल वेलोसिटी था उस फॉर्म में इसको v1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए, हाफ m1, v1 की जगह क्या रखेंगे? ओमेगा r1, तो ओमेगा r1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 ओमेगा r2 का स्क्वायर, प्लस अब v3 की जगह क्या लिखेंगे? ओमेगा r3, तो क्या लिखेंगे? हाफ m3 ओमेगा r3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको सिंपल जब सोल्व करेंगे, अब देखिए ये सिंपल हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, है ना, सिंपल फार्मूला था ये काइनेटिक एनर्जी का। तो यही काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में है मेरे पास? अगर इस रिजिड बॉडी के लिए बात करें तो केवल रोटेट कर रहा है, तो यही काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात किया था, तो यहाँ केवल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो इसको हम क्या बात करेंगे? हाफ। अब देखिए, हाफ सब में है तो कॉमन ले लिया, ओमेगा स्क्वायर भी सब में से कॉमन निकल जाएगा, तो हाफ ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद हाफ ओमेगा स्क्वायर, उसका यहाँ क्या बचेगा? m1 इंटू r1 का स्क्वायर, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। ये सिंपल मैथ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। m3 r3 का स्क्वायर, ठीक है। हमने हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये बचा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो m1 r1 का स्क्वायर और m2 r2 का स्क्वायर और प्लस जो बचा है, ठीक है, ये इसका नाम हम क्या दे रहे हैं? आई। अब भैया ये आई क्या है? ये कहीं वही आई तो नहीं, वही वाला जो समझ रहे हैं, तो ठीक है, मतलब वो आई नहीं है। यहाँ बताते हैं इस आई का मतलब क्या है ना, वो आई प्लस 2 वर्ड का और होता है, वो वाला नहीं है। तो इसको हम सिंपल क्या आई अगर नाम दे देते हैं इस पूरा का पूरा टर्म को, तो यहाँ क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में? हाफ। अब इस आई को क्या करते हैं? इधर ले आते, सिंपल आई ओमेगा स्क्वायर। ये क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी। कौन से काइनेटिक एनर्जी? तो रोटेशनल भैया, यहाँ ये केवल रोटेट हो रहा है तो रोटेशनल ही होगा, पागल उगल हो गया क्या? कौन से काइनेटिक एनर्जी? यहाँ केवल रोटेट ही हो रहा है ना, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। तो यहाँ से क्या पता चला? देखिए ये फॉर्मूला बहुत काम का है, आगे हम लोग को पता चलेगा, तो इसको एज इट इज़ याद रख लेना है। अब यहाँ आई नई चीज़ आ गई। ओमेगा के बारे में तो सुना था भैया, अभी भी सुना था कुछ देर पहले, और सर्कुलर मोशन में भी सुना था कि ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है ना। अब यहाँ आई क्या आ गया? वो जब वो आई नहीं है तो फिर ये नया कौन से आई आ गया? तो देखिए, बेशक ये वो आई नहीं है जो आप समझ रहे हैं। यहाँ आई का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना।
बादशाह ऑफ आरबीडी। बादशाह ऑफ आरबीडी क्यों बोला मैंने? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब स्टार्ट होता है ये चैप्टर तब से लेके जब तक ये चैप्टर खत्म होता है तभी तक नहीं, आगे आने वाले 11th ही नहीं 12th में भी बहुत सारे टॉपिक्स चैप्टर्स हैं जिसमें इसका यूज होते हैं और बहुत भयानक तरीके अच्छे तरीके से। अगर यहाँ आप समझ जाते हैं तो वहाँ बहुत मज़ा आने वाला है ना।